नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 2 संघर्षकालीन भारत के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हमारे भारत पर विदेशियों ने आक्रमण किया और हमारे भारतीयों ने उनका किस प्रकार से मुकाबला किया और विभिन्न राजवंशों के बारे में इस अध्याय में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में सबसे पहले अरब आक्रमणकारी ये हुए। पिछले अध्याय में हमने शक-कुषाण, हूण और यूनानियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद अरब आक्रमणकारी हमारे देश में आए। अरब आक्रमणकारियों का हमारे भारतवासियों ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया। सबसे सफल अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इसका मुकाबला सिंध के राजा दाहिर सेन से हुआ। सबसे भारत में प्रथम सफल अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। उसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उसका मुकाबला सिंध के राजा दाहिर सेन से हुआ। सिंध के राजा दाहिर सेन ने वीरतापूर्वक मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया, लेकिन संयोगवश एक तीर दाहिर सेन के सीने में लग गया और जिससे दाहिर सेन की मृत्यु हो गई और सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। इसका पहला कारण है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, भारत की अथाह धन संपदा को लूटने के लिए और इस्लाम का प्रचार करने के लिए अरबों ने भारत पर आक्रमण किए। तो अभी मैंने आपको प्रथम सफल अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया। सिंध के राजा ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया, लेकिन वह युद्ध करता मारा गया। उसके बाद महमूद गजनवी ने हमारे भारत पर आक्रमण किया। उसके भी वही उद्देश्य थे, भारत की अथाह धन संपदा को लूटना, इस्लाम का प्रसार करना, अपने साम्राज्य का प्रसार करना। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया और सोमनाथ के मंदिर को तहस-नहस किया और सोमनाथ मंदिर की अथाह संपदा को लूटकर वह अपनी राजधानी गजनी ले गया। उसने मथुरा शहर को 20 दिन तक जी भर कर लूटा और कत्लेआम कर दिया। इसके बाद एक अलग आक्रमणकारी आया, दूसरा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के भी यही उद्देश्य थे, साम्राज्य का प्रसार करना, इस्लाम का प्रसार करना और भारत की अथाह धन संपदा को लूटना। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत का शासक पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन इतिहास में दो प्रमुख युद्धों का वर्णन है। पहला युद्ध 1191 में तराइन का युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। द्वितीय युद्ध 1 वर्ष बाद 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और मोहम्मद गोरी की जीत हो गई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान भुलावे में रहा और मोहम्मद गोरी ने अच्छी प्रकार से तैयारी करके और पृथ्वीराज चौहान पर धावा बोल दिया और धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर वह अपनी राजधानी ले गया और वहां जाकर उसको खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और मोहम्मद गोरी की जीत हो गई। मोहम्मद गोरी ने भारत के जीते हुए प्रदेश को अपने एक पसंदीदा गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। गुलाम वंश के नाम यामनी वंश और एल्बरी वंश भी है।
यामनी वंश और इलवरी वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के अन्य नाम यामनी वंश और इलवरी वंश। कब की? 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसे लाख बख्श और दाता भी कहा जाता है। यह बहुत बड़ा दानी था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, सभी बालक इसको ध्यान से सुने, 1 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक बात को बड़ी गौर से सुने। लाख बख्श और दाता भी कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की सन 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई। चौगान यानी पोलो। पोलो का खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। स्थापना कब की थी? 1206 में। गुलाम वंश के अन्य नाम क्या थे? यामनी वंश और इलवरी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम क्या थे? लाख बख्श, दाता। और इसकी मृत्यु कैसे हुई? सन 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण। और कौन से सूफी संत की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया? तो ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में इल्तुतमिश इसका उत्तराधिकारी बना, जो इसका दामाद था। इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता किसको कहा जाता है? तो वास्तविक संगठनकर्ता इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने साम्राज्य का प्रसार किया। इसने रणथंबोर के किले पर अधिकार किया। इसके अलावा जालौर के किले पर, ग्वालियर के किले पर अपना अधिकार किया। ख्वारिज़म शाह के पुत्र मंगबन्नी की सहायता नहीं देकर के इसने मंगोल चंगेज खान से दुश्मनी मोल ले ली। और इस प्रकार से मैंने आपको इल्तुतमिश के बारे में बताया। इल्तुतमिश ये मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठन करता था। इसने ग्वालियर का किला, जालौर के किला, ग्वालियर के किले पर विजय प्राप्त की और इसने चंगेज खान से दुश्मनी मोल ले ली। इसके बाद में इसकी जो उत्तराधिकारी बनी वो इसकी बेटी रजिया बनी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और यह उसकी सभी संतानों में सबसे योग्य थी। इल्तुतमिश को इसलिए इस पर भरोसा था। लेकिन रजिया सुल्तान के गद्दी पर बैठने का अमीर वर्ग ने, उलमा वर्ग ने बहुत विरोध किया। लेकिन रजिया सुल्तान ने उसकी कोई परवाह नहीं की और वह दरबार में कोट, आबनूस, टोपी आदि पहन करके भरे दरबार में बैठती थी। उसने जमालुद्दीन याकूत नामक व्यक्ति को अश्वशाला का प्रधान अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त किया। अमीर ए आखूर अश्वशाला का प्रधान बनाया तथा उसने अल्तूनिया नामक एक युवक से विवाह किया और बाद में उलमा वर्ग के लोगों के द्वारा रजिया सुल्तान का वध कर दिया गया। उसके बाद बैराम शाह, मशहूद शाह आदि अयोग्य शासक हुए और बाद में गुलाम वंश में एक योग्य शासक जो हुआ वो हुआ बलवन। बलवन गुलाम वंश का योग्य शासक हुआ जिसने अपने साम्राज्य का प्रसार किया, नई नीतियां लागू की। उसने लोह और रक्त की नीति अपनाई। बलवन की सबसे प्रमुख नीति थी लोह और रक्त की नीति। लोह और रक्त की नीति और इसने चेहलगानी नामक तुर्की दासों के दल से संबंधित था। इसने लोह रक्त की नीति अपनाई। ये लोह रक्त की नीति क्या थी? इसमें क्या होता था कि दुश्मन के पुरुषों को मार दिया जाता था और महिला और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। ये नीति थी बलवन की। इसने कठोर अनुशासन को बनाए रखा। यह
राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करता था। उसका मानना था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और वह साधारण प्रजा से अलग होता है और उसकी आज्ञा का पालन सभी को करना चाहिए। इसने अमीरों पर कठोर प्रतिबंध लगाए, धनाढ़ लोगों पर प्रतिबंध लगाया, ये काम इसने किए। इसके बाद में, इसके मरने के बाद अमीर वर्ग में संघर्ष उत्पन्न हो गया और उस संघर्ष में विजयी हुआ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने एक नए राजवंश की नींव डाली जिसका नाम था खिलजी वंश। यह बलवन का ही एक अमीर था जिनमें आपस में संघर्ष हुआ और विजय मिली जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की और जलालुद्दीन खिलजी के बाद में उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी वह द्वितीय सिकंदर के नाम से गद्दी पर बैठा। यह महान विजेता था और इसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। बहुत महत्वाकांक्षी सम्राट था अलाउद्दीन खिलजी। इसने रणथंभौर के किले पर अधिकार किया जो मजबूत किला था, दिल्ली के पास में था, अवैध दुर्ग था। ऐसे किले पर अपना अधिकार किया। अपने चाचा की पराजय का बदला लेने के लिए और चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए इसने रणथंभौर के किले पर अपना अधिकार किया। इसके बाद इसने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार किया। जालौर के किले पर भी इसने अधिकार किया कानर देव को परास्त करके। और इसने अपने एक विश्वसनीय सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। तथा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है अलाउद्दीन खिलजी की वो है इसके द्वारा किए गए सुधार कार्य। ये बहुत बढ़िया प्रश्न भी है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन कौन से सुधार कार्य किए गए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहला सुधार बाजार सुधार किया गया। बाजार सुधार का मतलब है कि उसने वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित किया, माप जोख में जो गड़बड़ी होती थी उसको रोका, मिलावट को रोका, ये काम उसने किए और सामान की आपूर्ति उसने नियमित की। तो ये कार्य बाजार सुधार के अंतर्गत आते हैं। ये काम उसने किए बाजार सुधार में। उसके बाद उसने सैन्य सुधार, सेना में भी कुछ सुधार किए उसने। सेना में जैसे कि सैनिकों का हुलिया पता रजिस्टर में लिखना, सैनिकों को जो घोड़े दिए जाते थे उन घोड़ों पर शाही मोहर लगाई जाती थी। और नंबर 3 उसने जो सैन्य सुधार किया वो ये है कि उसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। ये सैन्य सुधार है। इसके बाद उसने भूमि सुधार किया। जो भूमि बेकार पड़ी हुई थी, खालसा भूमि थी, बंजर भूमि थी, उसको उसने खेती के योग्य बनाया जिससे आय की प्राप्ति हुई लोगों को और राज्य को लगान की प्राप्ति हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई। इसके बाद चौथा जो सुधार किया, अन्य सुधार, उसमें यह है कि उसने अमीरों के मेलजोल पर रोक लगाई और अपनी गुप्तचर प्रणाली को मजबूत बनाया। दिल्ली में मद्यपान पर निषेध लगा दिया तथा उसने जो धनाढ़ लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, उनकी संपत्ति को जब्त करके उसे गरीब लोगों को बांट दिया। तो ये सुधार कार्य अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए। जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन कौन सुधार कार्य किए गए, ये भी मैंने आपको बताए हैं। अलाउद्दीन खिलजी किस नाम से गद्दी पर बैठा? द्वितीय सिकंदर के नाम से गद्दी पर बैठा और जो विजय प्राप्त की उनके बारे में आपको बताया। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बाद में उसका बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, जो एक अयोग्य शासक हुआ, ज़्यादा उस पर शासन संभल नहीं पाया। वह अंतिम शासक खुसरो शाह शासक बना और खुसरो शाह के बाद में नए राजवंश की नींव भारत में पड़ी और वो थी तुगलक वंश। 1320 में भारत में गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की और इसने बहुत सारी विजय प्राप्त की। सुल्तान बनते उसे प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के राजा रुद्र प्रताप के विरुद्ध उसने अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां को भेजा और विजय प्राप्त की। और इसके बाद उसने मोहम्मद बिन तुगलक उसका उत्तराधिकारी बना। मोहम्मद बिन तुगलक को विस्मयकारी अंतर्विरोध
के कारण उसको विस्मयकारी का शासक कहा जाता है, रक्त का प्यासा कहा जाता है। उसकी 4 योजनाएं बहुत असफल हुई, उनके बारे में बताओ जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने एक तो दुआब में कर वृद्धि की, गंगा यमुना के दुआब में कर वृद्धि। दुआब कहते हैं 2 नदियों के बीच का भूभाग। तो गंगा यमुना के बीच का जो भूभाग था वो बहुत उपजाऊ था। इसने उस उपजाऊ भूभाग में लगान की वृद्धि कर दी, जिसके कारण वह योजना सफल हो गई। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने किया, तांबे की मुद्रा चलाई। नंबर 3, कराचल पर अभियान, देवगिरी को राजधानी बनाना आदि कारणों से इसकी योजना असफल हो गई और इसको एक असफल बादशाह कहा जाता है। इसके बाद में इसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज तुगलक को शहरों और नहरों का निर्माता कहा जाता है। फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद, फिरोजपुर आदि शहर बसाए। इशार इसने नहरें निकलवाई सिंचाई के लिए, यमुना नदी से नहरें निकलवाई, सतलज नदी से नहरें निकलवाई और बहुत बड़े भूभाग को उसने सिंचित किया और पैदावारी में बढ़ोतरी की। इसके अलावा इसने कई मस्जिदों का निर्माण करवाया और इसने खरबूजे और अंगूर के बगीचे लगवाए। दासों के लिए दीवानी बंदगाह नाम से एक नया विभाग खोला तथा इसने गैर शरीयत, जो शरीयत के अनुसार नहीं थी, यानी इस्लामी कानूनों के अनुसार नहीं थी, ऐसी सजाओं को समाप्त कर दिया और 24 प्रकार के कर इसने समाप्त कर दिए जो शरीयत के अनुसार नहीं थे। इसने जजिया कर, ज़कात, खम्स आदि जो कर है वो रखे। इसने उलमा वर्ग के बहकावे में आकर के और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, जिसका भारत में बहुत विरोध हुआ। तो ये काम इसने किए और इसके बाद 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई और तुगलक वंश का अंतिम शासक बना नासिरुद्दीन महमूद, अंतिम शासक बना। इसके समय में भारत में विदेशी आक्रांता तैमूर का आक्रमण हुआ और तैमूर ने भारत पर विजय प्राप्त करके अपना उत्तराधिकारी खिज्र खां को बनाया, जिसने सैयद वंश की स्थापना की। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां ने की। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 में किया यह। और इसके बाद में भारत में फिर दोबारा एक नई राजवंश की नींव पड़ी, लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी के बाद में सिकंदर लोधी हुआ। सिकंदर लोधी लोधी वंश का प्रमुख शासक हुआ, जिसने आगरा शहर बसाया। अब आगरा शहर उसने क्यों बसाया? इसके पीछे कारण है कि ग्वालियर, धौलपुर, इटावा और व्याना के शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया। उसने भूमि की नाप सही करने के लिए 30 इंच लंबी एक गज चलाई, जिसको सिकंदरी गज भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सिकंदर लोधी के बारे में बताया। अब सिकंदर लोधी के बाद में अंतिम जो लोधी वंश का शासक हुआ इब्राहिम लोधी, ये वीर प्रतापी राजा हुआ और इसने बाबर के साथ इसका युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से इसकी हार हो गई। राणा सांगा से भी इसके युद्ध हुए, उन युद्धों में इसकी हार हो गई और इसके बाद में भारत में लोधी वंश के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। अब मैं आपको सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में बता दूं कि जो अभी अपन ने सल्तनत काल पढ़ा उसमें प्रशासन कैसे चलाया जाता था। सल्तनत काल में निरंकुश शासन प्रणाली थी और सुल्तान शासन का सर्वे सर्वा होता था। सारी शक्तियां उसके हाथों में होती थी। वह स्वेच्छाचारी होता था, निरंकुश होता था, वंशानुगत होता था। सुल्तान पर अमीर वर्ग का प्रभाव होता था, अमीर वर्ग का नियंत्रण होता था। अमीर वर्ग 2 प्रकार का था, तुर्क और गैर तुर्क। इसके अलावा शासन में सहायता के लिए मजलिस एक खलवत यानी मंत्री परिषद होती थी। वजीर आरजे ममालिक तथा दीवाने इंसा और इशालात, इसके 4 स्तंभ होते थे। दीवाने वजारत ये विभाग का प्रमुख कार्यालय होता था।
मुस्तोफी, महालेखा परीक्षक, खजीन, खजांची, मजूमदार, ये जो होता था ये हिसाब संग्रह करता होता था, ये कर्मचारी होते थे। इसके अलावा दीवान इंसा, ये शाही पत्र व्यवहार का काम करता था। दीवान ए इंसा, दीवान ए, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि दीवान ए इंसा, ये पत्र व्यवहार का काम करता था। शद्र सदर, ये धार्मिक विभाग का मुखिया होता था। काजी उल कुजात, ये न्याय विभाग का मुखिया होता था, बहुत बड़ा न्यायाधीश होता था। काजी उल कुजात वरिष्ठ न्यायाधीश होता था। इसके अलावा 6 राजमहल के कर्मचारी होते थे। अमीर हाजिब, अमीर शिकार, वारवट, अमीर मजलिस आदि इस प्रकार से होते थे। प्रांतपतियों को नाजिम या वली कहा जाता था और जिले का प्रशासन सिकदार के अधीन होता था। इस प्रकार से ये मैंने सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में आपको बताया। एक बार दोबारा बता दूं, सल्तनत काल में सबसे ऊंचा पद सुल्तान का होता था। सुल्तान के पास प्रशासन की सारी शक्तियां होती थी। वह निरंकुश होता था, स्वेच्छाचारी होता था। नंबर 2, सुल्तान पर अमीर वर्ग का प्रभाव होता था, नियंत्रण होता था। अमीर वर्ग 2 प्रकार के थे, तुर्क और गैर तुर्क। मजलिस खलबत, ये एक मंत्री परिषद होती थी, इसके 4 स्तंभ होते थे। दीवान वजारत, ये विभाग का मुखिया होता था और इसमें मुस्तौफी, खजीन, मजूमदार आदि कर्मचारी सहायक होते थे। दीवान इंशा पत्र व्यवहार का काम करते थे। सदर सदर, ये धार्मिक विभाग का मुखिया होता था और काजुल कुजात, ये न्याय विभाग का होता था मुखिया। 6 राजमहल के कर्मचारी होते थे। वारवक, बकीरे वारवक, अमीर शिकार, अमीर मजलिस, अमीर हाजिब आदि ये 6 राजमहल के कर्मचारी होते थे। इसके अलावा प्रांतों के शासन करने वालों को वली या नाजिम कहा जाता था और जिलों का शासन सिकदार के द्वारा चलाया जाता था। तो इस प्रकार से सल्तनत काल में प्रशासन को चलाया जाता था। तो ये मैंने आपको सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताया। अब अपन आगे लोधी वंश के पतन के बाद में भारत में नई राजवंश की नींव पड़ी और वो था मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराने के बाद में बाबर ने भारत में एक नई राजवंश की नींव डाली और वह वंश था मुगल वंश। मुगल वंश, अब मुगल वंश के बारे में अपन पढ़ेंगे। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश की स्थापना की। बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर और इसने 1527 में खानवा के मैदान में राजस्थान के प्रतापी राजा राणा सांगा को हराकर अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। इसका बाद इसके घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध हुआ और उन युद्धों में भी इसने विजय प्राप्त की। इसने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी लिखी तुर्की भाषा में। ये तुर्की भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था और बाद में उसका फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा अनुवाद करवाया गया। सन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की अंतिम इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। पहले उसे आगरा के पास रामबाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर के बाद में मुगल वंश का जो उत्तराधिकारी बना वो बना हुमायूं। हुमायूं बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन शासन की योग्यता हुमायूं में नहीं थी और उसने गद्दी पर बैठते ही अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। उसके 3 भाई और थे, अश्करी, कामरान और हिंदाल।
उनको साम्राज्य को बांट दिया, अपनी शक्ति को कमज़ोर कर लिया और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर एक अफ़गान सेनापति शेर खां उसके पीछे लग गया और उसने बिहार में चौसा के निकट हुमायूं को हराया और चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। उसके बाद कन्नौज के युद्ध में, बेलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जगह जगह पर हराया। हुमायूं एक विलासी प्रवृत्ति का शासक था। उसने युद्ध काल में ही, जिस समय शेरशाह सूरी उसके पीछे लगा हुआ था, उसने शेख अली अख्तर की बेटी हमीदा बानो से निकाह कर लिया। इस प्रकार से वह विलासी प्रवृत्ति का था और उसमें राज्य संभालने की योग्यता बहुत कम थी। उसने वह ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास करता था। ये हुमायूं की कमजोरियां थी। वह ज्योतिष में विश्वास करता था, वह सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, विलासी प्रवृत्ति का था, अफीम के नशे में हमेशा चूर रहता था। इस प्रकार से ये उसकी कमजोरियां थी। तो बाद में हुमायूं ने धीरे धीरे करके, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई तो उसने कुछ प्रदेशों पर अधिकार करके दोबारा उसे 1555 में गद्दी पर बैठा, लेकिन दुर्भाग्यवश अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से वह गिरकर 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। और उसके मरने के बाद उसका जो बेटा था अकबर, उसको गद्दी पर बैठाया गया। 1556 में कलानौर में अस्थायी मिट्टी के चबूतरे पर अकबर का राज्यारोहण किया गया। अकबर मुगल वंश का ये बहुत प्रतापी राजा हुआ, महान राजा हुआ। इसने अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ाया। यह कूटनीतिक भी था और महत्वाकांक्षी था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राजा बीरसाल के किले में हमीदा बानो के गर्भ से हुआ। यह बहुत दूरदर्शी और एक कूटनीतिक शासक था। इसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, हिंदुओं के प्रति रवैया इसने अच्छा रखा और इसने राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अनेक दुर्गों पर विजय प्राप्त की, बंगाल पर विजय प्राप्त की, बिहार पर विजय प्राप्त की, कूच बिहार पर विजय प्राप्त की, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की, गुजरात पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया तथा एक नए धर्म का प्रवर्तन किया, दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन किया। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, अकबर के दरबार में, तथा इसने हिंदुओं के प्रति रवैया अच्छा रखा और हिंदुओं से इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया और हिंदू अधिकारियों को बड़े बड़े पदों पर इसने बिठाया। हिंदू राजाओं की बेटियों से विवाह किए तथा महाराणा प्रताप के साथ इसका निर्णायक युद्ध हुआ। उस युद्ध में इसकी जीत नहीं हुई अकबर की और एक लंबी बीमारी के कारण सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु के बाद में उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का नाम था सलीम, नूरुद्दीन सलीम के नाम से था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम था सलीम। बचपन का नाम जहांगीर का सलीम था। जहांगीर अकबर के शासनकाल में जहांगीर को कई विद्रोहों को दबाने के लिए भेजा गया और इसने सफलतापूर्वक उनका सामना किया। काबुल भेजा गया और 1602 में उसने काबुल में अबुल फजल का वध करवा दिया। इसके बाद उसने अन्य जगहों पर भी विजय प्राप्त की अपने पिता के शासनकाल के दौरान और सन 1605 में यह आगरा के लाल किले में इसका राज्यारोहण हुआ और नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि के साथ यह गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक विधवा से विवाह कर लिया, उसे नूर महल की उपाधि दी। नूर महल का मतलब है महलों की सुंदरता। तो नूरजहाँ का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। इस बोर्ड में इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि नूरजहाँ
का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा उसका वास्तविक नाम था। जहांगीर के दरबार में दो विदेशी राजदूत, ब्रिटिश राजदूत भी आए थे। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रोज के दरबार में आए। 1627 में जहांगीर की भी मृत्यु हो गई। जहांगीर के बाद में उसका बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठा। बचपन का नाम इसका खुर्रम था। इसका एक भाई और था खुसरो। दोनों में विद्रोह हुआ। 1612 में इसका विवाह अशरफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो मुमताज महल से हुआ, जिसकी याद में इसने ताजमहल बनाया। इसके काल में खानजा लोधी जुझार सिंह बंदलों का विद्रोह हुआ। उनको सफलतापूर्वक इसने दबाया। पुर्तगालियों को हुगली ने पराजित किया। अहमदनगर का इसने विलय किया और अपने पुत्र औरंगजेब को इसने दक्षिण का सूबेदार बनाया। इसकी और बाद में इसके जीते जी इसके पुत्रों में राज्य प्राप्त करने के लिए, सिंहासन प्राप्त करने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। और इसके 4 पुत्र दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, चारों में खूनी संघर्ष हुआ। बाद में औरंगजेब विजयी हुआ और औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया और पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया। कारागृह में डालकर वह हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब एक धर्मांध शासक था, कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था। हिंदुओं के प्रति औरंगजेब का रवैया सही नहीं था। हिंदुओं के प्रति औरंगजेब का रवैया सही नहीं था। वह हिंदुओं के साथ भेदभाव करता था। उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़वा दिए, मूर्तियों को तोड़वा दिया और उसने हिंदू व्यापारियों पर 5% कर लगा दिया। उसने गंगा स्नान कर, तीर्थ स्नान कर आदि लगा दी। इस प्रकार से उसके शासनकाल में प्रजा बहुत दुखी हो गई और उसने अपने साम्राज्य को बहुत आगे तक बढ़ाया। बीजापुर पर कब्जा कर लिया। 1678 में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। ये काम उसके द्वारा किए गए और उसने गुरु तेग बहादुर को मौत के घाट उतार दिया इस्लाम कबूल नहीं करने पर। इस प्रकार से वह सिख जाति का विरोधी हो गया और सन 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी कमजोर सिद्ध हुए और मुगल वंश का पतन हो गया। इसके बाद में मुगलों में कोई ताकतवर शासक नहीं हुआ जो मुगल साम्राज्य की गद्दी को सही ढंग से संभाल सके। अयोग्य उत्तराधिकारी हुए जिनमें खूनी संघर्ष चलता रहता। वो अपने साम्राज्य को नहीं संभाल पाए और मराठों का वर्चस्व भारत में बढ़ गया। अब आगे अपन पढ़ते हैं मुगल कालीन प्रशासन के बारे में। मुगल काल में जो सबसे ऊंचा पद होता था वो सम्राट का होता था। सम्राट निरंकुश होता था। सारी शासन की शक्तियाँ उसके हाथों में होती थी और उसको सलाह देने के लिए वजीर, जो बादशाह का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, वह होता था और उसको सहायता के लिए अनेक सहायक कर्मचारी होते थे। उसके बाद प्रांतीय शासन को चलाने के लिए प्रांतपति होते थे, जहाँ पर शहजादों की नियुक्ति की जाती या प्रांतपतियों की नियुक्ति की जाती थी। अकबर के समय 15 सूबे थे जो औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गए। सूबेदार होते थे। इसके अलावा और बड़े बड़े अधिकारी होते थे। दीवान इंशा जो पत्र विभाग का काम करता था। काजी उल कुजात न्याय विभाग का मुखिया होता था। सदर सदर धार्मिक विभाग का मुखिया होता था। मीर आतिश तोप विभाग का मुखिया होता था। तो इस प्रकार से होते थे और तथा इसके साथ ही सिकदार परगना प्रमुख होता था। आमिल मुंसिफ होता था और फौजदार, खजांची, कानूनगो आदि पटवारी आदि कर्मचारी होते थे जो राज कार्य में इनकी सहायता चलाते थे। अब हम आगे आपको राजस्थान के संदर्भ में संघर्ष और प्रतिरोध के बारे में, सहयोग के बारे में बताते हैं। राजशेखा रामशेखा जयपुर के कछवाहा वंश से संबंधित था। उनका
निकटतम संबंधी था और उस वंश का था कछवाहा वंश का रावशिखा। रावशिखा का जन्म 1433 में हुआ। इनके पिता का नाम रावशिखा के पिता का नाम मोकल और माता का नाम निर्वाण था। छोटी उम्र में ही इन्होंने अपने पिता की गद्दी को संभाला और इन्होंने साकला राजपूतों पर विजय प्राप्त की और मुल्तान, सिवार, नगरचल, हिसार आदि पर इन्होंने विजय प्राप्त की तथा इन्होंने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े। 52 युद्ध लड़े और सभी युद्धों में यह विजयी रहा। सभी युद्धों में विजयी रहा। इन्होंने 1449 में आमेरसर को अपनी राजधानी बनाया और आमेरसर में इन्होंने भगवान जगदीश का मंदिर बनवाया। सन 1488 में रलाप्ता नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई और वहाँ पर इनकी छतरी आज भी बनी हुई है। इन्हें शेखावतों की उपशाखा का संस्थापक कहा जाता है। तो रावशिखा के बारे में मैंने आपको बताया। सन 1433 में ईस्वी में रावशिखा का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम राव मोकल, माता का नाम निर्वाण था। छोटी उम्र में ही अपने पिता की गद्दी पर बैठ गए। 1445 ईस्वी में 1445 ईस्वी में इन्होंने अपने पिता का राज्य का भार संभाल लिया पिता की मृत्यु के बाद में और इन्होंने हिसार, नगरचल आदि पर अधिकार कर लिया तथा साकला राजपूतों पर विजय प्राप्त की। तथा कायम खानी आदि पर विजय प्राप्त की रावशिखा ने और अन्य स्तर खान से हासी, हैदर खान से हिसार आदि को जीतकर अपने साम्राज्य को बढ़ाया और 1449 में आमेरसर को अपनी इसने राजधानी बनाया। आमेरसर में ही इसने भगवान जगदीश का मंदिर बनवाया और सन 1488 में रलाप्ता नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई, जहाँ पर इनकी छतरी आज भी बनी हुई है। इन्हें शेखावतों की उपशाखा का संस्थापक, कछवाहों की उपशाखा शेखावत का संस्थापक कहा जाता है। तो मैंने आपको रावशिखा के बारे में बताया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रावशिखा के बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने इसका जीवन परिचय, माता पिता के नाम और इसके द्वारा किए गए युद्ध, 52 युद्ध किए और सभी युद्धों में ये विजयी रहा। अब अपन आगे पढ़ते हैं रणथंभौर के महान प्रतापी राजा हम्मीरदेव चौहान के बारे में। हम्मीरदेव चौहान यह महाराजा जय सिंह का छोटा बेटा था। हम्मीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक महाराज जय सिंह का छोटा बेटा था, लेकिन योग्य उत्तराधिकारी था। इसलिए पिता के बाद हम्मीरदेव चौहान गद्दी पर बैठा और इसने गद्दी पर बैठती दिग्विजय अभियान किया। इसने आबू, परमार और चित्तौड़, मांडलगढ़ आदि से कर वसूल किया। वर्धमानपुर आदि, चंपा, पुष्कर आदि होता हुआ है वापस अपनी राजधानी रणथंभौर लौटा और इसने दिग्विजय अभियान के उपलक्ष्य में इसने एक कोट यजन यज्ञ किया। कोट यजन यज्ञ किया। कोट यजन यज्ञ क्यों किया? दिग्विजय अभियान के उपलक्ष्य में। तो हम्मीरदेव चौहान कहाँ का शासक था? रणथंभौर का शासक था। महाराजा जय सिंह का बेटा था, योग्य था और गद्दी पर बैठते ही इसने दिग्विजय अभियान किया। आबू, परमार, वर्धनपुर, चंपा, चित्तौड़ आदि पर विजय प्राप्त करके और ये वापस रणथंभौर गया और वहाँ पर इसने कोट यजन यज्ञ किया। ये काम इसने किए।
इसके शासनकाल में दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर को प्राप्त करना चाहता था। उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन हम्मीरदेव चौहान के सामने जलालुद्दीन खिलजी टिक नहीं पाया और जलालुद्दीन खिलजी की हार हो गई और वह वापस चला गया। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में उसका भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की पराजय का बदला लेने के लिए तथा और कई कारण थे, जैसे कि वह चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर पाया और यह नज़दीक अवैध दुर्ग था और वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। इन सभी कारणों से उसने अपनी एक विशाल सेना रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए भेज दी। इतिहासकार इसका एक कारण और बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दो बागी सिपाही मोहम्मद शाह और कैबरू को हम्मीरदेव चौहान ने अपने यहाँ शरण दे दी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया और उसने अलाउद्दीन खिलजी से ये बात कहलवा भेजी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव चौहान के पास ये सूचना भिजवा दी कि वह मेरे विद्रोही सेनापतियों को वापस लौटा दे, लेकिन हम्मीरदेव चौहान ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं जो मेरी शरण में जो आ जाता है तो मैं उनको वापस नहीं लौटाता, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की बलि देनी पड़ जाए। तो इसी बात से बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति वहाँ पर भेजे। इधर रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव चौहान ने भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी युद्ध को नहीं जीत पाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक झूठ का षड्यंत्र का सहारा लिया। उसने हम्मीरदेव चौहान के पास एक सूचना भेजी कि मैं वापस चला जाऊंगा, मैं संधि करना चाहता हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी हम्मीरदेव चौहान ने अपने दो विश्वसनीय दुर्रक्षक रणमल और रतपाल को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से दोनों को अपनी ओर मिला लिया और ये बात कह दी कि मैं जीतने के बाद में इस दुर्ग को तुम्हें दे दूंगा। दोनों उसकी ओर मिल गए। उन्होंने किले का गुप्त रहस्य बता दिया। गुप्त रहस्य बताने के कारण जो मुस्लिम सेना है वो किले में प्रवेश कर गई। खाद्य जो सामग्री थी उसको दूषित करवा दिया। इससे जो राजपूत सैनिक है वो भूखे मरने लगे और फिर बाद में वो मुस्लिम सेना पर टूट पड़े और मुस्लिम सेना का वो ज़्यादा मुकाबला नहीं कर पाए और आखिर में हम्मीरदेव चौहान युद्ध करता मारा गया। उसकी जो रानी थी रंगा देवी, उसने जौहर कर लिया। बेटी पद्मला ने भी जौहर कर लिया और 11 जुलाई 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर के किले पर अधिकार हो गया। आज अपन यहीं तक इस वीडियो को, इस पाठ को विराम देते हैं और इससे आगे की जो जानकारी है वो कल आपको दी जाएगी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी गई है। आप अच्छी प्रकार से इस वीडियो को देखें और यदि कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो जो मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।